तो कहाँ मिला पानी? इसीलिए कहाँ तक हुआ था? सीधा बायोमास। ठीक है, सीधा बायोमास पिरामिड हो गया था, अपवर्ड बायोमास पिरामिड। अब नेक्स्ट उल्टा बायोमास पिरामिड, इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। अच्छा, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? कि पता नहीं चल रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखिए, हो सकता है नया नया चीज है, नहीं समझ में आया, ठीक है। और मेंस लिखना, पीटी के लिए नहीं पढ़ना कि एक लाइन हो गया समझ में आ गया। मेंस पहली बार है तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन एक बार जब पढ़िएगा खुद तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में बताए हैं लिखने कैसा है, अब फिर ऐसे बता देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि पूरा बेखबर होके रहिए, पते नहीं चले। समझ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, लिखा क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है, खाली इतना पता चलेगा तो हो जाए। क्योंकि इसके बाद वाला जितना टॉपिक है आप लोग सुने हुए हैं, सिर्फ लंबा यही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला यही है। अगर ये समझ में आ गया तो सब हो जाएगा ठीक। नहीं तो इसके बाद सिर्फ एक दिक्कत करेगा तो वो कानून, जो पर्यावरण संरक्षण कानून ये सब है, वो भी उसमें धारा उरा है, इसीलिए फंस सकते हैं। ना तो और कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं, चाहे पीटी लेवल पे चाहे मेंस लेवल। मेंस ठीक है अभी कर रहे हैं, पीटी लेवल पे जरूर पढ़े होंगे। अम्लीय वर्षा क्या होता है उसका कारण, ओजोन परत क्षरण क्या होता है वो भी पढ़े, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब पढ़ा होगा। लेकिन अब उसको मेंस के लायक बनाना है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला थोड़ा खाली सोच समझ के चलिए, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, ना तो लंबा है, बहुत लंबा है। देखिए रहे तो लंबा है, बहुत लंबा है, और क्वेश्चन आएगा भी तो लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आधा में इसको नहीं छोड़ सकते। पहले कॉन्सेप्ट या पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते, तो आपको कम से कम एक पेज तो लिखना होगा ना। फिर प्रकार में आइएगा तो बहुत सारा है, फिर उसका कार्य में आएगा तो सब कार्य है। और पहले ही बोले कि अगर सेंटेंस नहीं लिख पाए तो कम से कम सब पिरामिड विरामिड बना दीजिएगा, और खाली इंडिकेट कर दीजिएगा किसका है, ना तो पता चलेगा ये पिरामिड उसमें हो गया, वो पिरामिड उसमें हो गया, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो खाली कम से कम वो लिखिएगा। अच्छा, एक वो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में ना एक आर्द्र भूमि छूट गया था, ठीक है। आर्द्र भूमि नहीं ना लिखाए थे वो, ठीक है। आर्द्र भूमि आप लोग पढ़ के आइएगा तो फिर खुद ही समझ जाइएगा, ना तो फिर बोलिएगा तो हम लिखा देंगे। आर्द्र भूमि समझते हैं, जो रामसर साइट्स होता है, रामसर साइट ये सब सुने कि नहीं? भारत में भी कितना है? भारत में भी कितना है? 80 हो गया ऑफिशियली।
हमको तो 75 पता था, अब अभी बढ़ा है तो नहीं पता, लेकिन लास्ट हमको 1-2 महीना से पहले 75 था, तो इतना तो है। ठीक है, तो वही आर्द्र भूमि में भी होता है, वेटलैंड में भी उसका एक अलग पारिस्थितिकी होता है, क्योंकि वेटलैंड में बहुत सारा अलग वनस्पति पाया जाता है, तो उसका अलग पारिस्थितिकी चलेगा। उसमें खाली आपको लिख देना होगा क्या, जब भूमि आर्द्र टाइप से हो जाए, यानी जल भी हो, थोड़ा कीचड़ टाइप से हो जाए, कहीं कहीं झील को ही पूरा ले लिया जाता है, तो वहां पे जो जो वनस्पति और जीव जंतु पाए जाएंगे उसको खाली आपको नाम लिख देना है। ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि इसलिए भी पढ़ लीजिए क्योंकि जिनको सीडीपीओ देना करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे रिसेंट में कौन सा आर्द्र भूमि को ऐड किया गया। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। वो ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर लिख लीजिएगा तो कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, सब चीज़ हो ही गया, खाली थोड़ा सा हमको याद आया था अचानक कल कि शायद नहीं हुआ। ठीक है, उल्टा बायोमास पिरामिड, जो हम लोग सीधा पढ़े थे वो किस में पढ़े थे, घास के मैदान में ना, पेड़ बनाए थे ना सीधा वाला में। ठीक है, उल्टा बायोमास पिरामिड, हाँ ठीक है, सियार शेर भेड़िया लिखे थे ना, बस वही चीज लिखे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक, क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप पलवक, सूक्ष्म क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप पलवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। उत्पादक सूक्ष्म पादप पलवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इस पिरामिड में आधार छोटा होता है, और किसी भी समय छोटा होता है, और किसी भी समय, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा।
देखिए इसमें बोला आधार छोटा होता है, देखिए आधार छोटा है, ठीक है। छोटा छोटा मछली होगा और कुछ पादप उत्पादक होंगे जिनकी संख्या ज़्यादा होगी लेकिन द्रव्यमान बायोमास कम होगा। उससे बड़ा मछली ले लीजिए, द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ेगा, और सबसे बड़ा मछली ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे पहले ही बताया उदाहरण, आप छोटा मछली खरीदने जाइए तो 1 केजी में बहुत सारा चढ़ जाएगा, लेकिन आप बड़ा मछली खरीदिएगा तो 1 केजी में एक ही आएगा। तो बायोमास में अंतर हो गया ना, आया समझ। खरीदने जाइएगा तो छोटा मछली को क्या बोलते हैं, झींगा मछली। तो छोटा समझ रहे हैं ना, जो शायद डायरेक्ट फ्राई करके खाया जाता है ना, तो वो वाला आप 1 केजी लीजिएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, उसको लीजिएगा तो 1 केजी में बहुत सारा चढ़ेगा। लेकिन आप वही बड़ा मछली लीजिएगा या मीडियम साइज का लीजिएगा तो हो सकता है 2 चढ़े 3 चढ़े, और अगर बड़ा वाला लीजिएगा तो 1 केजी में एक ही चढ़ेगा। तो बायोमास बढ़ गया संख्या के संख्या। अच्छा, ये घनत्व का यूनिट है ना, किसका यूनिट है, कल लास्ट में वो पॉइंट लिखवाए थे, बायोमास को किस में माप रहे हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी जितना ग्राम हम लिए जितना मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए इसका लंबाई 1, इसका लंबाई 1, ये पूरा क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। इतना जितना ग्राम अटेगा उस अनुसार हम लोग मापे बायोमास को। और घनत्व का यूनिट क्या हो जाता है, वो तो फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम, यूनिट मात्रक। केजी पर मीटर बोल सकता है, अगर इसी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर मीटर क्यूब होता तब होता घनत्व, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे घनत्व का क्या होता फॉर्मूला, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यूनिट हो जाएगा केजी बाई मीटर क्यूब, ये ना होता है। तो ये अंतर है, ये बायोमास का हमने लिखी इसलिए मीटर स्क्वायर है, और घनत्व मीटर क्यूब होता है। तो थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा, संख्या में ज्यादा होगा ये लेकिन द्रव्यमान में यानी बायोमास में कम। ये थोड़ा सा संख्या में बढ़ेगा घटेगा इससे, लेकिन द्रव्यमान में बढ़ेगा। और ये सबसे बड़ा होगा तो अकेला होगा। एक अकेला बड़ा मछली बहुत सारा छोटा छोटा मछली के बराबर हो जाता है, तो वही बायोमास का अंतर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा संख्या में उल्टा चलता है, ठीक है, संख्या में उल्टा चलता है। किससे पढ़ रहे हैं हम लोग, बायोमास। अच्छा, जो छोटा मछली होता है जिसको डायरेक्ट फ्राई करके खाते उसमें कांटा नहीं होता है, नहीं खाए हैं कोई, तो उतना छोटा में भी निकल जाएगा, नहीं रहता। बड़ा वाला में तो रहता है, वो तो जान रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड।
सबको एग्जाम है मेंस और सब परेशान है अभी नोट्स के लिए। 10 दिन 20 दिन बाद एग्जाम है 20 दिन में से हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए ऊर्जा पिरामिड देखिए, जैसे सबका बन रहा है उसी तरह अभी हम लोग किसका किसका पढ़ लिया, संख्या, बायोमास और अभी ऊर्जा। ऊर्जा का तो बताए भी थे 10% जो नियम चलता है, सबसे टॉप लेवल वाला को ऊर्जा, सबसे कम नहीं 12, और उससे भी अगर ऊपर चल जाएंगे तो फिर जंतु का अस्तित्व तो खत्म होने लगेगा क्योंकि ऊर्जा ही नहीं मिलेगा उतना, तो इसीलिए होता है। लिखिए ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल के, ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल के प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्र इकाई, प्रति क्षेत्र इकाई तथा प्रति क्षेत्र इकाई तथा प्रति समय इकाई, तथा प्रति समय इकाई में उपयोग की गई, प्रति समय इकाई में उपयोग की गई कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। प्रति क्षेत्र इकाई तथा प्रति समय इकाई में उपयोग की गई कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा ही प्रदर्शित होता है, यह पिरामिड सदैव या हमेशा सीधा ही प्रदर्शित होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का, यह पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है, सर्वाधिक वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है। यह पिरामिड भोजन विकास की दर को प्रदर्शित करता है, यह पिरामिड भोजन विकास की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह पिरामिड भोजन विकास की दर को प्रदर्शित करता है, यह पिरामिड भोजन विकास की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी जितना ऊर्जा का ट्रांसफर होगा बस उसी को इसमें दिखाता है। ठीक है, ऐसे देखिए नोट से सिर्फ अगर आप में जबरदस्त रटने का कैपेसिटी है कि जो रटवा दे रट लीजिएगा तब आप पास कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उसके बिना मुश्किल है, क्योंकि रटने से क्या मैथ्स भी पास हुआ जा सकता है, हो सकता है, बस किस्मत साथ देना चाहिए कि वही क्वेश्चन आ जाए। अगर वही क्वेश्चन आ गया तो रट के आप पास कर जाइएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर सवाल बदला तो आप फंस जाइएगा, फिर आप उसी को उतार दीजिएगा। यहाँ भी है, देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज एक होता अपना रटने का कैपेसिटी। अगर रटने का कैपेसिटी है ये एग्जाम एकदम पास कर सकते हैं, एकदम कहीं रोक नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में अभी तक जेपीएससी जितना क्वेश्चन दिया है देखिए डायरेक्ट सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं। तो अगर आप सिलेबस को पकड़ के रट गए, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं, तो आप पास कर जाइए, क्योंकि सवाल घुमाता नहीं है यहाँ। बाकी आप यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए तो सवाल क्या करेगा, घुमा देगा, कंटेंट के साथ करंट जोड़ देगा, तो फिर दिक्कत होगी, उसमें अपने से लिखना पड़ जाता है। यहाँ नहीं है, तो होने का हो सकता है पिछले बार
7वां जेपीएससी में 12 दिन पहले रिजल्ट आया था, और जिसका 12 दिन पहले नाम आया है उन लोग भी सब पास कर गए। ठीक है, तो क्वालिटी होगा तब ना, या तो वीर होंगे या किसी और तरह से वीर होंगे, समझ रहे हैं, किसी और तरह से वीर मतलब, और नहीं तो वीर होंगे। 12 दिन में मेंस लिख देना मजाक है, वो भी ऐसा सिलेबस में। देख लीजिए सिलेबस, कोई चीज़ छूटा नहीं है, सबका सब चीज़ देखें। ठीक है, साइंसी में देख लीजिए, खाली केमिस्ट्री ना छूटा है, फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट छूटा है, लेकिन फिर भी है। इकोनॉमिक्स देखिए कैसा तबातोड़ है, हिस्ट्री देखिए कुछ छूटा ही नहीं है, ज्योग्राफी भी है वही चीज़। तो देखिए जो भी ये सब्जेक्ट है, आपका अपना एक सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि उसमें भी आपको डाउट होगा कि पूरा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पढ़े जरूर है। अगर जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री में अच्छा से पढ़ा है उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम की एक रात पहले वाला है तो दिक्कत हो जाएगा। कि अधिकतर तो वही ना सब करते हैं, एग्जाम के एक रात पहले पढ़े, रख के गए, लिख दिए 75% पक्का, डिस्टिंक्शन से सब पास होते हैं आजकल। तो हो जाएगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग जाना होगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ नौकरी का सवाल है ना, यहाँ पास होने का सवाल नहीं है, नौकरी चाहिए। नौकरी भी कौन पोस्ट, गजेटेड पोस्ट, मजाक है, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एक ब्लॉक को संभालिएगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए हो सकता है, लेकिन वो लिमिट पे होता है कि रटने का कैपेसिटी है कि नहीं, किसी किसी को समझने का कैपेसिटी होता है, कोई कोई रटने का होता है, तो अलग है। कोई कोई मिक्स चलते हैं जो अक्सर फंस जाता है, ना यादें रह पाता ना समझ पाए, तो फंस गए। इसीलिए अभी भी समय है, जिनको जिनको देना दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आराम से होगा सब पेपर, लेकिन ध्यान देना होगा। एक ही पेपर में पढ़े रहिएगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि एक पेपर ठीक है आप मजबूत कर लिए तो कितना नंबर, 200 ही नंबर ना, और भी 200 का 200 आ जाएगा गारंटी है, 160 170, बाकी का भरपाई किससे होगा। भरपाई सिर्फ 20-30 नंबर का ना हो सकता है कि ठीक है मेरा मेंस में 20-30 नंबर खराब हुआ, तो इसका भरपाई कहाँ करना होगा, इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में वैसा ही जाना होगा ना, तो फिर पता चलेगा वहाँ दिया ही नहीं नंबर, तो 40 नंबर में अटका दिया, क्या कीजिएगा, मुश्किल है। इसीलिए जितना मार्क्स लाना है, किस में लाना है, मेंस में। इंटरव्यू तो हो सकता है बहुत बार लक का खेल हो जाए कि आपको 100 में 90 मिल जाए, या एवरेज मार्किंग चल रहा होगा तो 100 में 50 मिले, तो फिर तो कम ही हो गया ना। इसलिए जितना कोशिश कर सकते इसमें कीजिए तो हो जाएगा, बाकी टेंशन नहीं, हो जाता है। इतना बहुत भारी भी नहीं, बहुत ईजी भी नहीं है। अगर बहुत लाइट लीजिएगा तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। पीटीए में देख लीजिए, बहुत जन हो सकता है फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, रिलैक्से मूड में दिए होंगे कि अरे देंगे ना, अभी तो बहुत समय है, ये नहीं तो अगला, अगला नहीं तो और अगला, फिर अगला होगा। लेकिन देखिए बहुत जन पास किए, बहुत जन चुके भी, ठीक है, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िए। ये सब ऐसा चीज है ना कि एक बार समझ जाएगा तो फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी ऊर्जा पिरामिड में सबसे पहले हम लोग उत्पादक लेते थे, वनस्पति पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, इनके पास ऊर्जा 100%, और लिंडमान का नियम के अनुसार 10% ट्रांसफर होगा, 90% में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है उनको 10% ऊर्जा मिला, उनको खाए द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी बोल सकते,
उनके पास 1% मिला। अगर उससे भी ज़्यादा मांसाहारी वाला कोई है तो उसको 1%, और सबसे पहले शीर्ष पर भक्षी जिसमें गिद्ध उद्ध आएंगे उनको और कम ऊर्जा मिला। इसलिए देखिए गिद्ध ये सबका क्या हो रहा है, संख्या कम होते जा रहा है। तृतीय उपभोक्ता में शेर ले लीजिए, बाघ ले लीजिए। द्वितीय में सियार ले लीजिए, लोमड़ी ले लीजिए, लकड़बग्घा ले लीजिए। शेर उन लोग को भी खा सकता है, सियार नहीं खाता है। देखिए उत्पादन में आपका ग्रीनरी आ गया, पेड़ पौधा, हाँ। प्राथमिक में हिरन ले लीजिए, खरगोश ले लीजिए, द्वितीय में आप सियार को रखिए, हाँ सियार ले लीजिए, लकड़बग्घा ले लीजिए, लोमड़ी ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पे रखिए शेर को। शेर को। ये दोनों प्रॉब्लम देखिए इसलिए बोले ना, क्योंकि जैसे खरगोश है, खरगोश को तो शेर नहीं ना खाएगा, खरगोश को सियार खा सकता है, जंगली बिल्ली खा सकती है, और कभी कभी इन लोग का शिकार ये लोग करेगा। शेर खाता इन लोग को भी, इसलिए रखे, यानी शीर्ष मांसाहारी है। और ये लोग जैसे लोमड़ी क्या है, लोमड़ी दोनों चीज खा लेता है, पादप का भी चीज खा लेता है, शाकाहारी को भी खा लेता है। गिद्ध, उसी को सर्वाहारी बोल सकते, इसमें हम लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरह ऊर्जा का विस्थापन होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, और कितना, सिर्फ 10%, 10% से ज्यादा नहीं होगा। यही लिंडमान का नियम था, और 10% ऊर्जा का नियम था, ठीक है। अब हम लोग को चूंकि ऊर्जा अब कम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, उत्पादक में मिलावट हो जा रहा है, यानी जो ओरिजिनली अपने से उगता उसके जगह हम लोग क्या कर दिए, रासायनिक केमिकल का उपयोग कर दिए। तो जो पादप का गुणवत्ता था प्राकृतिक रूप से वो क्या हो गया, कम हो गया। इस कारण हम लोग को ऊर्जा कम हो जा रहा है। दूसरा, मान लीजिए दूध पी रहे हैं, तो आजकल क्या है, दूध में पानी मिलाया है, क्या हुआ, दूध का गुणवत्ता कम हो गया। आप तो बेसिकली मान लीजिए आधा लीटर दूध पी रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम तो पानी है, तो पानी पी लिए तो हुआ नहीं। फिर उसी तरह आप आ जाइए, अगर मांस का में खा रहे हैं तो आप चिकन में आइए, फार्म वाला चिकन में क्या है, सारा यूरिया खिला रहा, केमिकल खिला रहा, तो जो ओरिजिनली आना चाहिए था एनर्जी वो नहीं आ पाता, तो वो अदर थिंग्स है। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो प्रकृति का नियम बना हुआ, लिंडमान इसको खोजे थे, वो अपने अनुसार दे दिए कि 10% में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड सिर्फ ऐसा ही बन सकता है, और ऊर्जा में आपको यही दिखाना होगा कौन है क्या है। अगर मन करे तो फिर आप नाम लिखिए, गिद्ध, गिद्ध, इसलिए गिद्ध का देखिए संख्या कम हो रहा है ना, क्योंकि ऊर्जा ही उसको सबसे आखिरी में मिल रहा है। अब वो डायरेक्ट शेर का तो शिकार नहीं ना कर पाएगा, या तो कोई जानवर मरा है तब खाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता उसको उस लायक मिलेगा तब ना। मान लीजिए सब बड़ा बड़ा मिला जहां उड़ा रहा तो कैसे उड़ा पाएगा, नहीं ना उड़ाएगा। उसके लिए छोटा चाहिए ना, कि चूहा रहे या कम से कम इतना बड़ा खरगोश रहे, तब ना पकड़ के उड़ जाएगा, तो उड़ना मुश्किल है। तो इसको तब मिलेगा जब दोनों में से कोई की मृत्यु होगी, उसका बॉडी को खाएगा। तो ऐसा ही कम हो गया, ऊपर से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा स्टेप में उसको मिल रहा, और लेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसीलिए देखिए बहुत सारा पक्षी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि भोजन की कमी हो गई। खाएगा कैसे, है ही नहीं भोजन। अच्छा, उस लायक भी नहीं ना है कि उड़ा ले। अब हिरन को नहीं ना उड़ा सकता है, बहुत मुश्किल है। फिर मछली कौन खाता, बगुला ना, बगुला खा सकता है, उसको मछली मिल जाता तो वो खा लेता है। लेकिन यहाँ पे वही दिक्कत हो जाता है। शीर्ष पर भक्षी में हम लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब खा लेते हैं, खाते हैं ना सब कुछ। लेकिन अब हम लोग को तुलना इससे नहीं करना है, क्योंकि एक तो हम लोग का जनसंख्या भी बहुत जबरदस्त, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट, अगर हम लोग को ये सब नहीं मिला तो किस पे हो जाएंगे, उत्पादक।
मान लीजिए ये तीनों को हम लोग अगर छोड़ भी दिए तो हम लोग क्या खा सकते हैं? उत्पादक। तो उत्पादक से हम लोग को डायरेक्ट फिर 10% ऊर्जा मिल गया, हो गया। अब हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा भी मनुष्य होगा जो हर दिन तीनों टाइम सिर्फ मांस पर जीवित है, रोटी चावल छोड़ दिया हो। ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि होगा, है कोई? अगर वैसा है तो देखिए उसको एनर्जी क्या होगा, कम मिलेगा। यहाँ वाला को खाएगा तो 1% मिलेगा, लेकिन वो साथ में ये जरूर खा रहा है ना, दाल है, चावल है, रोटी है, सब इसी से है, तो डायरेक्ट उसको 100% का मिल रहा है ऊर्जा, इसीलिए काम हो जा रहा है। नहीं तो अगर डायरेक्ट उस पर निर्भर रहे तो देखिए दिक्कत होता है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए। इसीलिए देखिए तृतीय उपभोक्ता का शरीर भी बड़ा होता है, देखिए ना, शेर का अकेला 400-400 केजी का हो जाता है। तो वो एक बार शिकार करता तो पूरा बढ़िया से शिकार करता है। हिरन पूरा, आधा अधूरा नहीं, भले उसका मन नहीं किया तो छोड़ देगा, नहीं तो पूरा खाएगा और फिर कम से कम 1 सप्ताह या जब तक उसका पेट भरा तब तक नहीं मारता है। तो यही इसका नियम है, तो इस अनुसार चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ऊर्जा का पारिस्थितिकी का यही था फंक्शन सारा। अच्छा, अब खाली 1-2 लाइन खाली लिखते जाइएगा। तो ऐसे ये एग्जाम में आए तो जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। मान लीजिए खाली कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम में पूछ दिया तो ये सब डाल दीजिएगा। सब लिखिए, सब टॉपिक लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, इससे पहले हमको बताइए तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। इतना पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, उसको प्रभावित करने वाले कारक। अरे थोड़ा अपने से भी एफर्ट लगाइए। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करिएगा, इसका मतलब क्या, किसको प्रभावित करेंगे? पेड़ पौधा, जीव जंतु, वहां का सारा वातावरण को प्रभावित करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है जो उसको प्रभावित कर दे? ठीक है, भोजन की कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं ना करेंगे। वो तो या तो प्राकृतिक रूप से होगा, मान लीजिए बीमारी फैल गया, जंगल में आग लग गया, तो वो अपने आप है, तो वो अलग चीज है। लेकिन मेन जो फैक्टर है उसको बताइए जो हम लोग कर देते हैं। अरे मतलब थोड़ा सा सोचिए, हम इसलिए बोल रहे हैं ना, अगर एग्जाम में आ जाए तो जरूरी नहीं ना जो पढ़ के गए वही आएगा। तो लिखिए कैसे, तब तो बैठले रह जाए। हाँ, पेड़ों का कटाई करना, यानी किसी भी वनस्पति या जीव जंतु से उसका आवास छीन लेना, वनों की कटाई। क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा कि नहीं? क्या किया, हम आवास छीन लिया, और पारिस्थितिकी तंत्र किसका अध्ययन है? आवास का अध्ययन है, हो गया। दूसरा, प्रदूषण, हम लोग जल प्रदूषण किए। जल प्रदूषण में जो भी जलीय जीव है वो क्या हो गए, उससे प्रभावित हो गए। फिर मान लीजिए अगर हम नदी को ही प्रदूषित कर रहे हैं, वो नदी कहाँ से, वन से होकर बह रही है, वहाँ जीव जंतु उसको पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र खत्म कर रहे हैं। तीसरा, वायु प्रदूषण, सेम। चौथा, और मानवीय गतिविधियां, जैसे शिकार करना, हम लोग शिकार कर दे रहे हैं। शिकार करके क्या कर रहे हैं, किसी एक को कम करते जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा ना, खुद होगा। फिर आइए, तब आप बोलिए प्राकृतिक आपदा। उसमें आप बोल सकते हैं कि अगर बीमारी चला, जैसे अभी कुछ नहीं 2022 उस आसपास मवेशियों में एक बीमारी हुआ था, गाय भैंस में, क्या नाम था, कोविड। तो लंपी वायरस था ना, जिसमें गाय सबको हो जा रहा था। तो वो देखिए बीमारी हुआ। अब
हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जैव हथियार के रूप में भी होता है, लेकिन चलिए मान के चले प्राकृतिक रूप से हो गया, बीमारी हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारा किसी न किसी स्तर के जानवर प्रभावित हुए, हो सकता है उनकी संख्या में कमी हो गई, तो अगला वाला फंस जाएगा। तो इसमें क्या हो गया। दूसरा, जंगल में आग लग गया, ठीक है, जंगल में आग कैसे लग जा रहा है, सब पेड़ टकरा रहा है, बहुत गर्मी है, एक दूसरा से पत्ता टकराया और कुछ कुछ इतना सूखा हुआ पेड़ है सच्ची देरदार, फट से आग लग जाता है। तो घर्षण हुआ, घर्षण से गर्मी यानी उष्मा निकला। पहले भी बल में हम लोग पढ़े हैं कि घर्षण एक स्पर्श बल है, टचेबल फोर्स है, जिसमें उष्मा निकलता है। तो उष्मा निकला, आग हो लग गया। अब आग लग गया तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, या तो आधा जल सकते हैं या फिर भागेंगे किधर, मानव बस्ती तरफ। वहां फिर उनका किससे, मानव के साथ संघर्ष होगा। अब मानव जीतेगा या वो जीतेंगे, यही ना हो सकता है। और नहीं तो फिर ये अपना जगह चेंज कर देंगे। तो अगर जगह चेंज किए तो क्या हुआ, उस जगह का पारिस्थितिकी तंत्र तो प्रभावित हो गया। वो जो नेक्स्ट जगह गए, अगला वन में जो घुसे, वहां भी तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां भी तो पहले से जीव जंतु थे, उनके साथ इनका संघर्ष होगा। क्योंकि कोई भी हिरन अपने साथ नहीं ना दूसरा को रखेगा। देखिए ये लड़ाई होता ही है, दो बिल्ली देख लीजिए आपस में मिल जाता है, या कुत्ते को देख लीजिए, सबसे इजी एग्जांपल तो यही है। रोड पे जिसका इलाका उधर कहीं घुस जाए तो देखिए होता है ना, रात में दिन में कभी भी। तो यही कारण है, तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक है। तो देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा दिए बस उसी पे ध्यान रखिए। आप मेंस लिखने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। मेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी कीजिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखना क्या है। पहले मान लीजिए आ जाए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाइए, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, तो आप तो बोलेगा नोट्स में मास्टर लिखवाइबे नहीं किया था, तो दिक्कत है ना। इसलिए ऐसा नहीं, अब इतना पढ़ दिया तो थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रभावित होगा, हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो रहा है। प्रदूषित भोजन करके, समय से भोजन नहीं करके, अपनी दिनचर्या को बर्बाद करके अब 2 बजे उठ रहे दिन में, तो ऑटोमेटिक है स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। रात में 2 बजे सो रहे तो ऑटोमेटिक है होगा खराब। तो यही प्रभावित करने वाला कारक हो गया ना। सेम चीज यहाँ, अगर इसको प्रभावित करने वाले कारक बोलिएगा, तो अगर आपको बहुत लिखने का शौक है, थोड़ा कला वाला जानते तो बांटिए, एक मानव जनित कारक, एक प्राकृतिक कारक। मानव जनित में ये सब लिखिए कि वनों की कटाई, आवास को छीन लेना, अवैध शिकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। सबसे होता मृदा प्रदूषण कर दिए तो क्या हुआ, वनस्पति को इफेक्ट हुआ, जो वनस्पति उगना चाहिए वो नहीं उगा, तो हो गया ना पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित। फिर प्रकृति में क्या लिखिएगा, प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, तो ये सब क्या हो गया, उसके चलते हो गया। बीमारी फैल गया, जंगल की आग, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हो गई। तो जिसके कारण स्वतः किसी न किसी को प्रभाव हुआ तो अगला इफेक्ट हुआ। अगर ये प्रभावित हुआ तो देखिए सब प्रभावित होगा, ये प्रभावित हुआ तो ये लोग प्रभावित हो जाएंगे, ये प्रभावित हुआ तो ये प्रभावित हो जाएंगे। उसी तरह प्रभाव कारक ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ दिया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या, तब अरे इतना पारिस्थितिकी तंत्र अभी तक महत्व नहीं समझ में आ रहा है। अरे पारिस्थितिकी तंत्र है तो हमको हर लेवल पे जीव वनस्पति की मौजूदगी है ना, तो इससे क्या हुआ, जैव विविधता मजबूत हुआ। और जैव विविधता मजबूत होगा तो हम लोग का 3-4 चीज मजबूत होगा। पहला, हमारी धार्मिक आस्था बरकरार रहेगी, जो पेड़ पौधा जीव जंतु की पूजा करते वो मिला, धार्मिक आस्था हुआ। दूसरा, हमारे भोजन संबंधी कारणों का निवारण होगा, हमको भोजन यहीं से ना मिलेगा, तो भोजन भी मिला। अन्य संसाधन हमसे इसी से मिलेगा, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, मिला, संसाधन का हुआ। फिर जड़ी बूटी या दवाई वाई जो बनता है इन्हीं से मिलेगा। सौंदर्य का सामान जो मिलता कहाँ से मिलेगा, यही से ना मिलेगा। तो सब चीज यही ना महत्व है पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र अगर रहेगा तो जैव विविधता मजबूत होगा, जैव विविधता मजबूत, बायोम तगड़ा होगा, बायोम तगड़ा हुआ तो सब कुछ तगड़ा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो गया तो हम लोग का जैव विविधता गड़बड़ हो जाएगा। और जैव विविधता इसलिए जरूरी क्योंकि पहले ही बताए थे कि अगर किसी एक का संख्या बढ़ने लगा तो फिर हार्म हो जाएगा। इसका संख्या बढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा, सारा उत्पादक खत्म, खा जाएगा ना। तो उसी को खाने के लिए कौन है ये, लेकिन अब इसका भी संख्या बढ़ जाएगा तो आपसी संघर्ष होगा, आपसी संघर्ष होगा तो इसका संख्या खत्म होने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा।
तो सबका अपना अपना नियम है, तो ये सब महत्व है, ये सब भी लिखवाना होगा कि हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो थोड़ा थोड़ा अपने भी सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए जो सिलेबस में वो तो हम लिखा ही दे रहे हैं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन थोड़ी सिलेबस से बाहर का चीज है, पारिस्थितिकी तंत्र का है ना, वो पूछ देगा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व बताइए, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये सब तो थोड़ा सा सोचना होगा, और इतना भी मत सोचने लगिए कि 3 घंटा एग्जाम में 2 घंटा सोचते रह गए और 1 घंटा लिखे, कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा खाली छोड़ के आ जाइए, क्योंकि मुश्किल है ना, 200 नंबर का भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाइएगा। क्योंकि आसान ऐसे भी नहीं है कि 800 नंबर ले आए, ठीक है, इतना आसान नहीं है। कितना में हो जाता? 500 में लगभग सिलेक्शन होने का चांसेस है, 500 नंबर में। 600 में छठा जेपीएससी में हो गया था, 630 आसपास जनरल का बता रहा है, ठीक है। तो 60% नंबर आ रहा, तो 60% के लिए आपको ये पेपर थोड़ी ऐसा कि छोड़ दीजिएगा। अच्छा, और ये पेपर छोड़ भी दिए तो इकोनॉमिक्स में 190 ले आइएगा, हिस्ट्री में 190 आ जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए सबका महत्व है। जो आपका कमजोर पक्ष है ठीक है उसको रखिए, लेकिन जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाइए कि 200 में से हम 190 छू दे इसमें, तब ना आपका भरपाई होगा, ना तो कैसे भरपाई होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा, मेंस लिख रहे हैं तो मेंस के लिए अपना माइंड को उतना ही शार्प कीजिए, थोड़ा सोचने समझने का शक्ति लाइए। नहीं तो ठीक है पास कर जाइएगा, इंटरव्यू में दिक्कत हो सकता है, इंटरव्यू में थोड़ी सिलेबस से पूछेगा, कुछ भी पूछ देगा, क्या कीजिएगा? फंस गए। फिर चलिए इंटरव्यू हो गया, जब आप ड्यूटी में गए, बन गया वीडियो, आपको पता नहीं चल रहा करे का, तो किससे सहायता मांगिएगा? बार बार जाके डीसी के मिलिएगा, तो डीसी बोलेगा फेंक दो इसको बाहर यहाँ से, ये कोई काम का नहीं, सीधा यही बोल देगा। क्योंकि उसको काम ना चाहिए, आप उसके अंडर अधिकारी रहेंगे, वो नहीं सुनेगा एक्सक्यूज, उसके पास समय भी नहीं है इतना कि सुने। जरा सा गलती होगा, अगर ठीक है जेन्युइन गलती है तो सुन भी सकता है, नहीं तो ऐसा में तो फिर सीधा सस्पेंडे कर देगा। तो अभी देखिए वो न्यूज हम देखे, शायद पेपर ही में था, एक स्कूल का टीचर शायद प्रभारी में था, वो फॉल्स सिग्नेचर करके क्या किया, पैसा निकाल लिया, डीसी को पता चला, तुरंत बर्खास्त कर दिया उसको, हो गया। अभी चुनाव ड्यूटी था, चुनाव ड्यूटी में क्या डीसी ही ना सबसे मेन है, जिला निर्वाचन अधिकारी। अगर जरा सा भी गलती होगा तो थोड़ी सुनेगा फिर, हाँ आपको बताना होगा कि हुआ क्या सर, नहीं हुआ, तब वो भले सुन सकते हैं ना, तो नहीं सुनेगा, फिर आपका नौकरी वो चल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सोचिए समझिए, लिखना क्या है, बोलना क्या, लिख क्या रहे, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि एक बेंच पे आपको मिल गया, आप खाली फाइल आया, बढ़ गया, नहीं, आपको ऑफिस संभालना, ऑफिस के साथ ब्लॉक संभालना। तो मजाक नहीं है। सीईओ पास गए होंगे ना बहुत जन, सर्टिफिकेट बनवाने, बहुत बार तो भेटाइबे नहीं कर रहे होंगे, वो है कहाँ, सब कर्मचारी बात कर दे रहा होगा। तो इसीलिए उसकी गंभीरता को समझिए और अभी से डेवलप कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। क्योंकि लिखना क्या, समझना क्या, यही चीज आपका दर्शाएगा कब, आपका इंटरव्यू में और जॉब में। तब ना थोड़ा, जैसे बहुत जन को देखते हैं ना, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी होता है कि आ जाता सामने तो लगता है कि नहीं अफसर है, लगता है ना बहुत जन का, और किसी किसी का पते नहीं चलेगा। तो देखिए सरकार भी ऐसा नहीं है कि हर जगह यही चलता है, पोस्टिंग में भी, क्योंकि सरकार को भी सरकार चलाना है, तो सरकार ऐसा ही नहीं चल जाता है, इतना आसान नहीं है सरकार चलाना। सरकार भी अपना देखता है कि कौन अधिकारी मेरे लायक काम कर सकता है, इसीलिए देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग होता है कि नहीं इसको डीसी बनाया जाए। आईएएस तो बहुत है, बनता तो एक ही जना है डीसी, मुख्य सचिव एक ही जना बनता है, उस रैंक का अधिकारी बहुत होगा लेकिन बनेगा एक। फिर देखिए जैसे सरकार बदलता है, सब अपना पसंद कर लाता है, सचिव को लाता है ना, अब उसमें जो नहीं काम कर पाए उसको अलग है, मुख्यमंत्री अपना स्पेशल प्रधान सचिव नियुक्त करता है कि हम इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे। क्यों? क्वालिटी भी होना चाहिए। अब पता ही नहीं चल रहा है, हम बस काम कर रहे जा रहे हैं, सैलरी मिल रहा है 2 लाख रुपया हो गया, तो फिर वही जगह पोस्टिंग हो जाएगा। अगर थोड़ा लगता है कि करे तब ना कहीं वीडियो सीओ बनिएगा, नहीं तो फिर सेंटिंग जगह भेज देगा, जाइए वहाँ बैठिए आप आराम से करिए काम, तो कोई फायदा नहीं। अगर थोड़ा रहता है कि सिंघम उंघम टाइप का काम करे तो, और नहीं तो सिर्फ नौकरी करना तब तो फिर कहीं भी किया जा सकता, कोई बड़ा चीज नहीं। इसीलिए जो भी है उसको सोचिए, सब सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के बाहर नहीं है, तो थोड़ा सोचना होगा क्या है कैसे है, नहीं है। नहीं सोचिएगा तो एग्जाम में फंस जाइएगा। क्योंकि अभी बता रहे, अच्छा कोई लिखे अभी तक मेंस? कोई नहीं लिखे हैं?
देखिए मेन से एक तो प्रेशर भी अपना अलग रहेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि देखिए एग्जाम कैंडिडेट दो तरह का होता है। एक जो सोचता अच्छा दे देंगे ना एग्जाम, नहीं हुआ अगला बार दिया जाएगा। बहुत जन सोचता है, गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट है जो गंभीरता से लेता है, इसी बार निकलना तो इसी बार निकलना। तो उन लोग पास ज़्यादा टेंशन होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, उसको नींद नहीं आने लगेगा, खाना नहीं खाने सकेगा, भी भूख नहीं लगेगा उसको, कुछ दिन बचा। लेकिन बाकी जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है, चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ होगा बहुत जन के साथ, डर होता है, तो वही डर को बरकरार रखिए, वही डर में पढ़ना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो उस अनुसार अगर आपको लगता है कि करना है, तब अभी के अभी आपको लगना होगा, सोचना होगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या आएगा तो हम लिखना है। नहीं सोचिएगा ना, तो अगर आप जो रट के गए हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप फंस गए, पूरा फंस गए। क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप छठे का हम एग्जाम्पल बता देते हैं, आप हिस्ट्री खूब पढ़ के गए, आ गया क्या तुगलक का सांकेतिक मुद्रा, वो इसलिए बार बार हम बोलते हैं क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन था। अब तो आप पढ़े नहीं, पढ़े तो इतना ही पढ़े, अब लिखिए कैसे, फंस गए। अब आप दूसरा तरफ रेडी किए तब ना उसका भरपाई होगा, नहीं किया आप मान लीजिए मिडिएवल पढ़े होंगे तब तो गए, अब तो कोई उपाय नहीं बचा। फिर उसी में देखिएगा पॉलिटी में आ गया था प्रधानमंत्री का शायद राष्ट्रपति से संबंध करके कुछ क्वेश्चन था इस तरह से, तब उसमें आधा जन क्या किया, राष्ट्रपति का पूरा वर्णन कर दिया, प्रधानमंत्री का पूरा वर्णन कर दिया, करने में उन लोग का 1 घंटा पार हो गया, सवाल ही नहीं बना पाया, जबकि क्वेश्चन था अलग। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सब सिलेबस के अंदर ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ना भाषा अलग हो। अब हम जो क्वेश्चन मान लीजिए दिए, हो सकता है डायरेक्ट छप जाए, हो सकता है थोड़ा भाषा में बदलाव हो जाए, तो थोड़ा सा तो सोचना होगा ना, भाषा को समझना होगा, बोल क्या रहा पूछ क्या रहा है। अगर सीधा पूछ दिया कि पारिस्थितिकी के पिरामिड को समझाइए, तो अब मान लीजिए आपको लाइन से आप सीक्वेंस याद किए होंगे, आप तो सोचने लगेंगे अरे पिरामिड हम कहाँ था, पहला स्टेप क्या था, पहला पढ़े थे पारिस्थितिकी, दूसरा पढ़े थे उसका प्रकार, तब आया था पिरामिड, ये डायरेक्ट पिरामिड पूछ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए कि नहीं समझ में आए, थोड़ा सा बोल्ड बनना होगा। बोल्ड बनने का मतलब थोड़ा फेस कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि यहीं इतने स्टूडेंट हैं, कितना रिजल्ट है 7100 है, सिलेक्शन होगा 342, तो मजाक है 6500 को पीछे छोड़ देना। और 6500 ऐसा नहीं ना है कि बस आके बैठ गया है, ऐसा नहीं ना है, उसमें भी तो एक से एक वीर होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो लोग कर ही लेंगे या नहीं कर पाएंगे, अलग चीज है, लेकिन एक अपना भी रेडी होना चाहिए कि क्या करना है। अगर रिजल्ट चाहिए तो सही में उस अनुसार चलिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। हम बता रहे सही, सिलेबस पार होते जाएगा, कॉपी मोटा होते जाएगा, और अगर देना है एग्जाम तो उस समय सोचिएगा पलटे तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं सकिएगा लिखना, क्योंकि एक तो पीटी नहीं है, दूसरा मेंस है 32 नंबर 40 नंबर का, तो आसान नहीं होता। अगर नेक्स्ट के लिए भी तैयार हो रहे तो अभी से कीजिए, ताकि उस समय आपको प्रेशर ना पड़े, उस समय खाली आप राइटिंग कीजिए। देखिए अगर रिजल्ट नहीं हुआ तब बताइएगा, और भी रिजल्ट भी बता दे रहे टॉप 50 रैंक में आ सकता है, अगर बहुत अच्छा रहा ऐसा अभी से रफ्तार रहा तो, नहीं तो फिर मुश्किल है। देखते हैं आईएएस का तैयारी करने के लिए सब दिल्ली जाता है, 2-2 साल लगा देता है, तब भी जाके रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन केस है 1-2 गो कि पिछला बार टॉपर या उससे पिछला बार टॉपर लोग हुआ, जैसे इस बार का टॉपर क्या था, खुद आईपीएस था और वो निकाला आईएएस फर्स्ट रैंक। फिर 2016 में जो हुआ था, वो लोग सब आईटी कंपनी में काम करता था, छोड़ के आया 1 साल में सब टॉपे करेंगे, तो वो अलग चीज है, लेकिन एक अपना होना चाहिए कि क्या है। और ठीक है, और दूसरा एक चीज और, दूसरा को देख के मत चलिएगा कभी भी, अपना क्षमता को पहचानिए कि दूसरा 3 घंटा पढ़ रहा तो हम भी 3 घंटा पढ़ेंगे, नहीं। अगला 15 घंटा पढ़ रहा तो आप भी 15 घंटा पढ़िए, नहीं। उसका क्षमता है 15 घंटा पढ़ने का, आपका जितना क्षमता है, लेकिन ईमानदारी से उतने कीजिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। बहुत जन इंटरव्यू में देखते हैं ना, हम तो 3 घंटा पढ़े थे, ठीक है, हो सकता है झूठ भी बोले, लेकिन 3 घंटा कब, 3 घंटा उसका कैपेसिटी था। जितना हम लोग 2 घंटा में पढ़ रहे हैं, 10 घंटा में पढ़ रहे हैं, वो 3 घंटा में कंप्लीट कर दिया, तो उसका हैबिट है। बहुत जन 3 घंटा में नहीं करके 1 घंटा का चीज को कितना 5 घंटा में करता है। आप लोग खुद बहुत बार देखिएगा, बहुत सारा टॉपिक आप लोग करते करते समय लग गया 4 घंटा, तो दिक्कत हो जाता है। तो वो कैपेसिटी खुद पहचानना होगा कहाँ पे है, नहीं तो ये ऐसा एग्जाम है कि आएगा पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और जिसका होना था रिजल्ट हो जाएगा। इसीलिए, और दूसरा सीडीपीओ तो सब न भरे हैं, सीडीपीओ एग्जाम तो अब 12-13 दिन है पीटी में,
मेंस में 2 महीना कब है, 19 तारीख को है ना, तो मान लीजिए 2 महीना, चलिए 45 दिन मान लीजिए। सीडीपीओ का एग्जाम हुआ नहीं है, सिलेबस जेपीएससी ऐसा क्लेरिफाई नहीं है, सिर्फ लिख दिया है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, समसामयिकी से क्वेश्चन आएगा। अब उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कोई जानता है, कितना नंबर का आएगा कोई जानता है? तो आप कैसे तैयारी कीजिएगा? सब चीज लेके ना चलना होगा कि जो भी है लिखना पड़ेगा। अब हो सकता है जितना टॉपिक दिया 10 क्वेश्चन दे दे 10-10 नंबर का, हो सकता है ना, 20 नंबर का 5-5 क्वेश्चन दे दे, कुछ कर सकता है। तो उस अनुसार आपको सारा टॉपिक को लेके चलना होगा। और उस समय भी सोचिए कि ऐसे हो तो फिर नहीं, मुश्किल है। ये वाला किसके लिए नोट्स है? जेपीएससी के लिए। इतना आप सीडीपीओ में लिख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि 100 नंबर का जीएस का पेपर है ना, मेंस का बात कर रहा है, पीटी नहीं, मेंस। 100 नंबर का जीएस का पेपर, उसमें 4-5 पोर्शन है, तो सबको आपको देख के चलना होगा। तो उस अनुसार चलिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप लिख सके। और जो मेंस इस बार दे रहे हैं, हम पहले ही बोले, जरूरी नहीं है कि 32 नंबर या 40 नंबर में आ जाए, हो सकता है तोड़ भी दे क्वेश्चन, 16-16 में तोड़ दे, 20-20 में तोड़ दे। तो उस अनुसार भी रेडी रखिए। 32 आए तो 32 लाइक लिखना है, 20 नंबर आए तो 20 नंबर लाइक लिखना, 20 नंबर आए तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, याद रखिएगा। क्योंकि अगर सीडीपीओ देखिए मौका है जरूर, लेकिन इतना आसान खेल भी नहीं है। आप लोग सोचे हैं ऑप्शनल के लिए? सब पीटी रिजल्ट बाद, अब पीटी रिजल्ट बाद हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि जो चारों ऑप्शनल है, अगर होम साइंस कोई लिए होंगे ग्रेजुएशन में तो ठीक है। सोशोलॉजी मुश्किलें हमको लगता लिए होंगे, रांची उची में उतना पढ़ाई तो इस सब में थोड़ा ध्यान नहीं देते, सोशोलॉजी साइकोलॉजी में। ठीक है, अभी पीटी पे ध्यान देना चाहिए, मेंस पे नहीं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि रिजल्ट निकलेगा पीटी का तब तैयारी करेंगे, तो आज जो सोशोलॉजी का सोचे देख लीजिए सिलेबस, 3 से 4 पेज का सिलेबस है, और 2 पेपर देना है 200-200 नंबर का, हो जाएगा कंप्लीट। पहला तो नोट से जुगाड़ करने में हालत खराब होगा ना, फिर बाजार से क्या लेना होगा, गाइड लेना होगा। अब गाइड पढ़िए, मुश्किल है। अगर कोई एलएसडब्ल्यू सोचे है, तो अगर कानून उनून में मन लगता है तो ठीक है, काहे कि उसमें क्या पढ़ना, खाली अधिनियम कानून यही सब, मजदूर का नियम, ये नियम, मनरेगा नरेगा यही सब, तो वो भी ठीक है। वो सिलेबस छोटा है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं ना है कि 10 दिन में हो जाए, क्योंकि हम लोग के लिए क्या है, नया सब्जेक्ट है। अगर उसी जगह ऑप्शन में हिस्ट्री ज्योग्राफी रहता तो पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन सब नया है, तो नया के अनुसार ठीक है। थोड़ा माइंड में रखिए, अगर कहीं मिलता है तो रख के लीजिए। लेकिन पहले पीटी नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं, लेकिन मेंस उसी समय से लगना होगा। पीटी दिए, अब सोचिएगा 1 सप्ताह सो जाए आराम से, तब तक रिजल्ट आएगा, तब बहुत मुश्किल। ठीक है, इसीलिए जान के देखिए, अभी जो फोन आया था, ये लोग पीटी पास कर गया इस बार जेपीएससी, सो गया। जब रिजल्ट आया तब होश में आया कि अच्छा करना, फिर सोचा कि अच्छा पहले फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। देख लीजिए, अब शुरू किया, अब पता चल रहा अब इन लोगों को कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बोल रहा नोट्स कहीं से कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम बोले ले लो नोट्स लेने में क्या है, जितना तुम्हारा कैपेसिटी रट के तुम एकदम पास कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन देख लो, एक सब्जेक्ट थोड़ी है, सब सब्जेक्ट है, हम सबका दे देंगे, लेकिन देख लो अपने जहाँ तक सको। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपना एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब है क्या पढ़ रहे, क्या लिख रहे, क्या क्वेश्चन है, ये समझ गए सब पार होगा। नहीं समझे फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। और सिलेबस देखते रहिए, क्योंकि सिलेबस से बहुत कुछ पता चलेगा क्या है। तो अभी जो लिखवा रहे हैं ये आपको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, सिर्फ हम इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर गलती से आ गया क्वेश्चन कि सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र का ही क्वेश्चन आ गया, प्रकार उकार नहीं बोला, तब भी आप उसको बनाइएगा, लेकिन ये सब फिर उसमें डालिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत आ सकता है, तो जेपीएससी लेवल का नहीं है, ये यूपीएससी लेवल चल जाता है। ठीक है, तो लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर,
पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर एक के स्वपोषित जीवों द्वारा एक के स्वपोषित जीवों द्वारा स्वपोषित, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषित जीवों द्वारा किसी निश्चित समय तथा क्षेत्र में मतलब समझे ना, पोषण स्तर एक कौन है? हाँ, उसी का ना बात कर रहे हैं। क्या लिखे? पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर एक के स्वपोषित जीवों, तो एक पोषण स्तर एक में वही ना पढ़े थे हम लोग, उसमें स्वपोषित था, तो स्वपोषित जीवों द्वारा किसी निश्चित समय तथा क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, जितना संग्रहित करेगा, संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं, जो उत्पादन की दर का घोतक है, जो उत्पादन की दर का घोतक है। घोतक यानी दर्शाना, या उत्पादन की दर का घोतक है। उत्पादन की यह प्रक्रिया किससे शुरू होगा? अरे उत्पादक पास ऊर्जा कहाँ से आएगा? उसका भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो वही पूछ रहे हैं, कहाँ से आएगा? तो सूर्य से आएगा। तो वही लिख रहे, उत्पादन की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण समझते हैं, तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होती है।